एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9/11 के ऊपर। 9/11 के ऊपर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जाकर जो है वो हाईलाइट करने वाली है। इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डिस्कशन होने जा रही है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि भारत जो है भारत की गवर्नमेंट जो है वो ताज होटल में जो है वो यूनेस्को में जो है वो जाकर बात करेगी, हाईलाइट करेगी इस टॉपिक को अगेन। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, वैसे तो इस इंसिडेंट को, लेकिन क्योंकि इंसिडेंट तो पुराना हो गया, लेकिन मामला जो हैं वो अभी भी जब भी हर साल आते हैं तो जाहिर सी बात है वो जख्म को खुरेद देते हैं। जिनके अपने चले गए इस दुनिया से, उनके लिए तो जाहिर सी बात है वो हर साल जो है वो एक तकलीफ का वक्त होता है। चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या इसमें पाकिस्तान की मीडिया इस पर क्या कहती है, क्या इस पर रिएक्शन देती है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये 26/11 के हवाले से ये जो यूएन काउंटर टेरर मीट हो रहा है, उसमें आई थिंक उसी होटल के अंदर ये सब जो पाकिस्तान के बारे में एक पूरी दुनिया को प्रेजेंटेशन दी गई कि देखो वहाँ से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है। Now I will like to apprise you with the intrigue surrounding Sajid Mir, one of the key perpetrators of Mumbai terror attacks. In this voice clip which you are going to hear, he can be heard directing the assailants at Sabbath House. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को तो उसमें ताज होटल पे भी हमला हुआ था, तो वहाँ पे मीटिंग हो रही है और इसकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है क्योंकि भारत इस सारे इशू को पाकिस्तान के खिलाफ लाइव रखना चाहता है। इंडिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की को बुलाया हुआ है और एक काउंटर टेररिज्म मीट है, उसकी जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो सारी आई हुई है। भारत को प्रेसिडेंसी मिलेगी एक माह की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी न्यूयॉर्क जाएं और एक इजलास की वो सदारत करें। और मुझे लगता है कि ये भी उसको कोइंसाइड किया जाएगा 26 नवंबर के वाक़े के साथ। ग्रीन उनका पासपोर्ट देख के उनको वहाँ पे ही पहचान लिया जाता है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनको किस तरह से ट्रीट करना है। भारत का क्लैरिटी किस चीज़ में है? भारत का क्लैरिटी इस चीज़ में है कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म निकलता है वो पाकिस्तान से निकलता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आतंक का असली चेहरा देख चुके ताज होटल में आतंकवाद के खात्मे को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की इस बैठक का ताज होटल में होना कई मायनों में अहम है। इस बैठक से पहले सुरक्षा परिषद के सभी देशों के राजदूत 26/11 आतंकी हमले में मारे गए शहीदों की स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताज होटल में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके बाद विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर जमकर घेरा। इस अहम मीटिंग में आतंकवाद से निपटने के लिए तमाम सुझावों और तरीकों पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगली बैठक राजधानी दिल्ली में होगी। अब 26/11 हमले के गवाह ताज होटल में यूएनएससी की पाकिस्तान विरोधी बैठक देख पाकिस्तान परेशान है। मुंबई में जो है वो हफ्ते के रोज़ तमाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, वो भी होगा। और ये जो मीटिंग है ये ताज होटल में होगी। जो हम जानते हैं कि मुंबई अटैक जब हुआ था 26 नवंबर 2008 को, तो उसमें ताज होटल पे भी हमला हुआ था, तो वहाँ पे मीटिंग हो रही है और इसकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है क्योंकि भारत इस सारे इशू को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लाइव रखना चाहता है। और ये हम सब जानते हैं कि भारत की पॉलिसी क्या है। फिर इस मीटिंग के बाद रीथ लेइंग सेरेमनी भी वहाँ पे होगी। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली में हफ्ते के रोज़ एक कॉन्फ्रेंस भी होगी जिससे भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं डॉक्टर जयशंकर, वो की नोट एड्रेस करेंगे। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जब नवंबर में भारत को
प्रेसिडेंसी मिलेगी एक माह की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी न्यूयॉर्क जाएं और एक इजलास की वो सदारत करें। और मुझे लगता है कि ये भी उसको कोइंसाइड किया जाएगा 26 नवंबर के वाक़े के साथ, क्योंकि भारत पिछले कई सालों से इस इशू को अलाइव रखा है और पिछले कुछ 3-4 सालों में उसने कुछ 5-6 नाम भी ऐसे तजवीज़ किए हैं। कम से कम 5 नाम हैं जो पाकिस्तान नेशनल्स हैं, उनको जो टेररिज्म लिस्ट है यूएन उनको डेजिग्नेट करे एज टेररिस्ट। वो चाइना ने बिल्कुल बजा तौर पे उन पर टेक्निकल होल्ड लगाया हुआ है, क्योंकि चाइना का ख्याल यही है कि इन जो 5 अशख़ास जिनके बारे में भारत ये चाहता है कि इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, तो उनके बारे में इत्तलात अभी मुकम्मल नहीं है कि वाकई वो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस थे कि नहीं थे। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बेसिकली यूएन काउंटर टेरर मीट, जिसमें जो बेसिकली जो इंडिया का मौक़िफ़ है, द पर्सपेक्टिव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, कि अभी रिसेंटली आई थिंक जो ये 26/11 के हवाले से ये जो यूएन काउंटर टेरर मीट हो रहा है, उसमें आई थिंक उसी होटल के अंदर ये सब जो पाकिस्तान के बारे में एक पूरी दुनिया को प्रेजेंटेशन दी गई कि देखो वहाँ से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है। मैं तो सिर्फ बोलता हूँ कि इंडिया की बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, वी हैव एब्सोल्यूट क्लियर दैट अगर भारत का क्लैरिटी किस चीज में है, भारत का क्लैरिटी इस चीज में है कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म निकलता है वो पाकिस्तान से निकलता है, और जब तक टेररिज्म वहां से निकलेगा हमारे लिए अपने देश का जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी पे काफी असर पड़ेगा। आपने जहां तक कहा इंडिया की, मैं सिर्फ आपको याद दिला देता हूं चीमा साहब कि अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर वो बोलते हैं, जो बाइडेन, दैट पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हम तो हम तो बोल ही रहे हैं, तब से हम तो बोल ही रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जो बाइडेन आल्सो भी हमारे उसमें हो गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट से अ स्टेटमेंट ऐसे ही। और साथ में कई बार उन्होंने स्टेटमेंट किया और व्हाइट हाउस ने बोला नहीं, एक्चुअली वो बोलना ये चाह रहे थे लेकिन उनका मतलब ये है, उन्होंने ये भी नहीं बोला या जो बोला है वो बोला है। तो कहने का मतलब है चीमा साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि जब तक टेररिज्म वहां से चलता रहेगा, वहां पर भारत का जो पहल है वो रहेगा कि इसको सच को बाहर लाना। जहां तक FATF की बात है, ये बहुत अच्छी चीज थी कि 2018 से लेकर अभी तक पाकिस्तान उसके ग्रे लिस्ट में थी, कई सारे स्टेप्स लिए हैं। और आपको पता है कि अगर टेररिज्म को सर्वाइव करना है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, एक फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप फंडिंग को कट करोगे तो टेररिज्म का कुछ हद तक आप उसको रोक सकते हैं। तो FATF में जब ग्रे लिस्ट में था तो पाकिस्तान ने कुछ कदम फोर्सफुली उनको लेना पड़ा, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो हमारे इंटरेस्ट में ये है, दुनिया के इंटरेस्ट में ये है कि वो कंटिन्यू रहे। आपको ही पता है कि आज की तारीख में भी पाकिस्तान के अंदर कई सारे ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री स्टाइल घूम रहे हैं। तो उनको काबू में करने के लिए एकमात्र जो हमारे पास नॉन लीथल मेथड, बिना हथियार के मेथड, यही है कि फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसके अंदर काबू करें। तो हम अपनी तरीके से, मैं मानता हूं कि भारत का जो इंटरेस्ट है इसी में है कि पाकिस्तान को फोर्स करें एक्शन लेने में टेररिस्ट ग्रुप्स पे, और आप माने या ना माने उसमें आप लोगों का भी फायदा है। आप इसको क्या देखते हैं, क्या इंडिया का जो बढ़ता हुआ ग्लोबल क्लाउड है, क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशराइज कर पाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान की दुनिया के साथ, और ये वो जो लेवलिंग पाकिस्तान की माजी में होती थी अब वो नहीं होगी? हाउ डू यू सी ऑल दिस सिचुएशन सर? थैंक यू जी चीमा साहब। देखें, ये जो सवाल है इसका इस हिसाब से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जवाब बनता है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल जो है ना ब्रेक डाउन करें तो एक चीज़ तो हमें माननी चाहिए कि इंडिया जो है वो टेररिज्म का विक्टिम रहा है, इसमें तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी जाहिर है डेफिनेटली इतने बड़े पैमाने पे लोग मारे गए, ये सारे जो 80-90 हज़ार लोगों का क्लेम किया जा रहा है अफगान इशू के हवाले से, लेकिन उसमें दो चीज़ें जो है वो बड़ी, एक आप उनको इजीली जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए ना, 9/11 कभी भी कोई भूल नहीं सकता। इस पर तो यकीनन मूवी भी आ चुकी है। तो 9/11 की अगर हम बात कर लें तो 9/11 इंसिडेंट काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था, और उसके पीछे
मतलब यही कहा जाता है कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और वो अजमल कसाब जो हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, मतलब ये सुनने में आता है। और मैंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जिसमें ये कहा गया है कि अजमल कसाब पाकिस्तान से ही थे, पंजाब साइड से कहीं पर उनका ताल्लुक था। लेकिन जो है जाहिर सी बात है, वक्त तो गुजर गया, ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे, लेकिन हर साल ये वो है कि जख्म खुरिद जाते हैं। जब वक्त आता है, मेमोरीज दोबारा से रिपीट होती हैं तो लोगों को तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है और अपने प्यारों से बिछड़ने का दुख भी रहता है। तो आज जो है वो अब जो गवर्नमेंट है वो इस टॉपिक को दोबारा से यूनेस्को में लेकर आएगी, उस पर डिस्कशन करेगी। यकीनन वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट यही चाहती होगी कि भारत जो है उससे पाकिस्तान माफ़ी मांगे, जो कि माफ़ी मांग ले ताकि जो है वो उनको अपना दुख का मतलब पाकिस्तान को इस पे शर्मिंदगी होनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है इस बात से। बाकी जो है पाकिस्तान, जहाँ तक मुझे लगता है तो पाकिस्तान शायद इस बात पे कभी भी नहीं एग्री करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब बात यूनेस्को में जाएगी तो प्रेशर तो पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरी बात कि अब बात देखो, भले कुछ भी हो जाए ना, वक्त तो गुजर गया है और नफरतें भी इन चीज़ों की वजह से यकीनन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नफरतें भी पैदा हुई हैं, हेट भी है, लोग एक दूसरे से चिढ़ भी करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है मामलात ही ऐसे हो चुके हैं। लेकिन आई थिंक कि इस पे पाकिस्तान को और भारत को बैठकर आपस में डिस्कशन कर लेनी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाकर उनसे बात करने से बेहतर ये है कि पाकिस्तान जो है वो बैठे इंडिया के साथ बात करे, जो भी वक्त गुजर चुका है उसके ऊपर डिस्कशन करे। देखो कारगिल का मामला था, वो भी मामला सॉल्व हुआ, वो कारगिल के मामले के बाद भी पाकिस्तान और भारत के रिलेशन तो रहे ना, समझौता एक्सप्रेस भी चली, हर चीज हुई। तो फिर ये 370 के बाद जो है मामला इतने गड़बड़ हो रहे हैं, तो आई थिंक के पाकिस्तान और भारत को बैठकर डिस्कशन कर लेनी चाहिए, आपस में मामलात को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट दोनों कंट्रीज के लोगों की, आम और मासूम लोगों की ये स्टोरी है कि भाई हर कोई चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा हो जाए। जाहिर सी बात है नेबरहुड कंट्री है, कल को आना जाना होगा, एक्सप्लोर कर सकेंगे, बहुत सारे मामलात होंगे। नो डाउट अटैक से पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हुआ है। आप पेशावर का इंसिडेंट देखें तो कितनी तकलीफें पाकिस्तान को भी बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। तो ये इंसिडेंट जो हुए हैं ये बहुत बड़े इंसिडेंट हैं जो कि हिस्ट्री याद रखेगी। मतलब कि हम लोग क्या, हमारे आने वाले नस्लें भी याद रखने वाली हैं इन सारी चीज़ों को। तो कहने का मतलब ये है कि बर्दाश्त पाकिस्तान ने भी किया है, भारत ने भी किया है, बड़े बड़े इंसिडेंट देखे हैं। तो बस ये है कि भाई इन इंसिडेंट से हटकर अब दोस्ती की तरफ जाए। ये इंसिडेंट को दोबारा से जितना जख्मों को खुरेदेंगे उतना वो घाव जो हैं वो गहरे होते जाएंगे और फिर वही नफरत के बीज और ज्यादा मतलब बड़े होते जाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि नफरत को साइड पे रख के दोस्ती की तरफ, अमन की तरफ और प्यार मोहब्बत की तरफ आना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।